ओके चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, पंजी प्रविष्टि का तकरीबन सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, सारे एपिसोड्स। तो आज एक बार रिवाइज करूंगा मैं, जितना आज तक पढ़े अपन लोग उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। कल से अपन मेन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि पंजी प्रविष्टि में आपको सिखाया गया था, खाते के प्रकार होते हैं, रूल्स के बारे में। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत जो खाता होता है वो कैसे पता चलेगा व्यक्तिगत खाता है? ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है उसको अपन क्या कहेंगे? व्यक्तिगत खाते कहेंगे। समझ में आ गया? उसमें रूल क्या लगेगा? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। जो व्यक्ति पा रहा है विकलन, जो दे रहा है वो, और आपको कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, आप व्यापार की तरह काम करोगे। कैसे काम करोगे? व्यापार की तरह, ठीक। उसी प्रकार वास्तविक खाते का रूल क्या होता है? व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन, जाने वाली संपत्ति समाकलन। मतलब जहां पर कोई चीज़ आपको लगे कि भाई ये कोई फिजिकल चीज़ मेरे पास आ रहा है, कोई संपत्ति आ रही है, कोई फिजिकल चीज़ जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? वास्तविक खाते वाला। आने वाली संपत्ति विकलन, जाने वाली संपत्ति समाकलन। और तीसरा होता है नाम मात्र खाता, जहाँ पर किसी व्यय का, आय का, लाभ का, हानि का बोध होगा। समझ जाना कौन सा खाता है? व्यक्तिगत नाम मात्र खाता। कौन सा खाता? नाम मात्र खाता। कैसे पता चलेगा व्यय है? व्यय में क्या होगा? रोकड़ तो जाएगा आपके पास से, लेकिन कोई फिजिकल चीज़ नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा? कोई सेवा आएगी। तो उसको अपन क्या कहेंगे? नाम मात्र खाते में। तो व्यय के उदाहरण क्या क्या है? जैसे मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, भाड़ा हो गया, और क्या हो गया? किराया हो गया, ब्याज हो गया, कमीशन हो गया। सब आय व्यय के उदाहरण है। मिल रहा है तो आय है, दे रहे हैं तो व्यय है। इस बात पे ध्यान रखना, बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बोले, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे मैं आपसे बोलूँ भवन नगद खरीदा, सोचो क्या आ रहा है? भवन आ रहा है। सोचो क्या जा रहा है? रोकड़ जा रहा है। तो बेटा एंट्री क्या बनेगा? भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैं बोलूँ फर्नीचर नगद बेचा, रोकड़ खाता विकलन फर्नीचर खाते से। रोकड़ आ रहा है, फर्नीचर जा रहा, सोचना है, ठीक है। मैं बोलूँगा माल नगद खरीदा, क्या एंट्री करोगे? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। मैं बोलूँगा आपने नगद माल बेचा, क्या एंट्री करोगे? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। क्योंकि आप जानते हो कि माल को हमेशा आप क्या बोलोगे? क्रय बोलोगे। जब बेचोगे तभी विक्रय बोलोगे, अदरवाइज हमेशा क्या बोलोगे? क्रय बोलोगे। ये आपको बताया गया। अब उसके बाद हमने सीखा था कि जब आपने व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता आपस में क्या होते? मिलते हैं। मतलब क्या होता वहाँ पर? उधार लेन देन। कैसे पता चलेगा वहाँ व्यक्तिगत खाता वास्तविक खाता मिले? जहाँ पे उधार लेन देन है। उधार लेन देन समझ में आता है कैसे? व्यक्ति का नाम कब आता है? जहाँ उधार लेन देन है। जहाँ पर जैसे आप किसी को वेतन दिए, आपने एक रुद्र नाम के लड़के को आपने वेतन दिया, रुद्र नाम के व्यक्ति को आपने वेतन दिया, क्या ये उधार लेन देन है? नहीं सर, ये तो उधार लेन देन नहीं है। उधार लेन देन क्या होता है? जैसे हमने रुद्र नाम के व्यक्ति से माल खरीदा या माल बेचा या भवन उधार खरीदा, नगद जो भी बेचा उधार, वो होता है उधार लेन देन, जहाँ पर उधार की बात आती है, ठीक है। नगद लेन देन में कभी नाम का महत्व नहीं है, याद रखना। नगद लेन देन में कभी व्यक्ति का महत्व नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, प्राची से भवन उधार खरीदा, क्या एंट्री करेंगे आप लोग? प्राची से भवन, हाँ भवन खाता विकलन प्राची, क्योंकि भवन आ रहा है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, बंदे का नाम डाल दो। समझ गए? जैसे मैं बोलूँ तापसी को उधार माल बेचा, क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है, तापसी विकलन। क्या जा रहा है भाई? विक्रय माल जा रहा है, विक्रय खाते से, बात खत्म। तो ये दोनों मिक्स होते थे वहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है व्यय की, बात आती है। जैसे मैं बोलूँ राहुल को वेतन दिया, तो बताओ यहाँ पे ये उधार लेन देन है क्या? नहीं, ये तो नगद लेन देन है भाई। वेतन तो व्यय है, तो हमेशा व्यय विकलन होता है। तो वेतन खाता विकलन रोकड़ जा रहा है, रोकड़ खाते से। मजदूरी भुगतान, मजदूर को मजदूरी दी, मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से। कमीशन मिला, रोकड़ आ रहा है, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते, क्योंकि समस्त आय विकलन होते हैं। समझ में आया? ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा था। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? समस्त आय समाकलन होते हैं, है ना, ये होते हैं। दिमाग में बैठ गया बातें, ठीक है। अगला हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, याद होगा आप लोगों को, बैंक से संबंधित लेन देन। याद आया? बैंक से संबंधित लेन देन। अभी बैंक से संबंधित लेन देन में अपन क्या क्या देखते थे? जैसे कि बैंक में अगर पैसा बढ़ेगा, आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक खाता विकलन होगा। बैंक से पैसा घटेगा तो बैंक खाता। बैंक में पैसा बढ़ता कब कब है? जब अपन कोई रोकड़ जमा करते हैं, जब कभी कोई चेक जाके जमा करते हैं, तो ये कारणों से रोकड़ क्या होता है? बढ़ता है। या बैंक वाला हमको डायरेक्ट ब्याज दे देता है तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सही बात है। उसी प्रकार जब बैंक से रोकड़ कम कब होता है? जब अपन कोई माल खरीदते हैं, किसी को चेक देते हैं या किसी को ऑनलाइन अपन पेमेंट करते हैं, तो हमारे बैंक से पैसा क्या होता है? कम होता है। या बैंक वाला कमीशन चार्ज वार्ज करता है, कोई सेवा शुल्क चार्ज करता है, तो वहाँ पे बैंक से पैसा क्या होता है? घटता है। समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो बच्चे चलो कुछ एंट्री रिवाइज करते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा किया, सोचो क्या हो रहा है। सर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक खाता विकलन और रोकड़ जा रहा है रोकड़ खाते से। सोचने बेटा कंजूसी मत करना, जहाँ सोचने में तुम थोड़ा सा लापरवाही किए पक्का गलत होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बैंक खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। बैंक से रोकड़ निकाला व्यापार के लिए, बताइए। हाँ शाबाश, रोकड़ खाता विकलन बैंक खाते से। बैंक से निजी उपयोग के लिए रोकड़ निकाला, जहाँ निजी उपयोग आए, आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से, सॉरी बैंक खाते से। आहरण खाता विकलन किससे? बैंक खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? निजी उपयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाला, आहरण खाता विकलन किससे? बैंक खाते से। फिर हमने देखा था चेक मिलने पर, तो बेटा चेक मिलेगा तो थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा, डेट का बड़ा महत्व है। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक मिला और चेक को तुरंत ले जाके बैंक में जमा कर दिया, पैसा कहाँ बढ़ा? क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन। और जिस कारण से चेक मिला उस कारण को कर देना समाकलन। ऑलराइट, कौन कौन से कारण से चेक मिल सकता है? या तो माल बेचोगे तो मिलेगा, संपत्ति बेचोगे तो मिलेगा, किसी प्रकार के कस्टमर से मिलेगा, या फिर कोई आय से मिलेगा, कोई भी आय से, 4 प्रकार से मिल सकता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन, अगर आपको चेक मिला लेकिन जमा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ बोल रहा है चेक मिला, तो रोकड़, चेक को रोकड़ मानना है आपको। रोकड़ खाता विकलन किससे? बैंक खाते से। क्यों भाई? पैसा बैंक से कम हो रहा है, जिस कारण से चेक आया उसको समाकलन कर देना। ठीक। अब जब कभी चेक जमा करोगे तो एक प्रकार से आप रोकड़ ही जमा कर रहे हो, क्योंकि आपने चेक को तो रोकड़ का नाम दे दिया, तो बैंक खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। आया बात समझ में? ये होता है। ठीक। तो चेक मिलने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चेक दोगे तो वहाँ डेट वेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सुन रहे हो? चेक अगर आप दोगे तो वहाँ पे डेट वेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बोलो बच्चा, अगर आप चेक किसी को दोगे तो पैसा बैंक में बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। नो डाउट बैंक खाता समाकलन होगा। चेक किसी को दोगे तो बैंक खाता हमेशा क्या होगा? समाकलन ही होगा। ठीक। तो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, जिस कारण से चेक मिला है उस चेक कारण से चेक दिए, जैसे क्रय खाता विकलन या संपत्ति खाता विकलन या व्यय खाता विकलन या फिर कोई ग्राहक खाता विकलन, किससे? बैंक खाते से। बात खत्म। बैंक से अगर आप ऋण लोगे, पैसा आएगा जाएगा? आएगा, जाएगा, ऋण लेने से आएगा। रोकड़ खाता विकलन बैंक ऋण खाते से। बैंक खाते से मत बोल देना, बैंक ऋण खाते से। आया बात समझ में? इसके पश्चात हमने देखा था क्या, जैसे मान लो प्राप्त हुआ चेक अनादृत हो गया, कोई चेक आपको प्राप्त हुआ था अनादृत हो गया, तब ऐसे सिचुएशन में अनादृत की क्या एंट्री करोगे? सोचोगे जब प्राप्त हुआ था तो क्या एंट्री किए थे? बैंक खाता विकलन ग्राहक से, ये सोचना है। बैंक खाता विकलन व्यक्ति का नाम आएगा भाई, क्योंकि अनादृत होगा, व्यक्ति को पकड़ोगे ना आप। तो सोचो बैंक खाता विकलन जब प्राप्त हुआ तो क्या एंट्री किए थे? बैंक खाता विकलन ग्राहक से। अब वो अनादृत हो गया तो पलट दो ग्राहक खाता विकलन बैंक खाते से, पलट दो एंट्री, है ना? या फिर देखो इसको तरीका एक और तरीका है, एक और तरीका समझने का। प्राप्त हुआ चेक क्या हो गया? अनादृत हो गया, तो चेक को क्या करोगे? वापस उस ग्राहक को दोगे। जो चेक आपको प्राप्त हुआ था वो अनादृत हो गया, तो मान लो वो चेक किसको दोगे? वो ग्राहक को दोगे। तो बताइए आपके पास क्या हो रहा है? आप चेक दे रहे हो सामने वाले को, तो ग्राहक पाने वाला है ग्राहक विकलन और चेक जा रहा है बैंक खाते से। ये भी एक तरीका है थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा सिली सा है बट ठीक है, चल जाएगा। पलटना है, या पलटने वाला ज़्यादा बेटर लगा कि ये वाला ज़्यादा बेटर लगा? पलटने वाला। चलो ठीक है। अब तुमने किसी को चेक दिया, वो अनादरण हो गया, तो सोचो जब चेक दिए थे क्या एंट्री किए थे? ग्राहक विकलन बैंक खाते से। ग्राहक ही का नाम आएगा ना वहाँ पे, ग्राहक विकलन बैंक खाते से। अनादरण हो गया, बोलो बैंक खाता विकलन ग्राहक से, ये एंट्री कर सकते। ठीक है। बैंक कई बार हम लोग को क्या करता है? सेवा शुल्क चार्ज करता है या अनुषांगिक व्यय चार्ज करता है हमारे चीज़ों पे, हमारे फैसिलिटी देता है। तो बैंक क्या व्यय चार्ज करता है? तो हमारे घर आता है पैसा लेने की, अकाउंट से काट लेता है, अकाउंट से काट लेता है, तो क्या होगा बताइए? अच्छा, बैंक पैसा बढ़ रहा है, कुछ भी बोलोगे पड़ेगा बेटा। हाँ बिल्कुल। और वह हमेशा क्या होता है? विकलन। तो वह खाता विकलन बैंक, वह खाता विकलन बैंक खाते से। दिमाग में बैठा लो, समझ गए? ठीक है। बैंक वाला ब्याज चार्ज करता है हमारे ऋण पर, क्या एंट्री बनेगा? ब्याज लेता है बैंक वाला, ऋण पर ब्याज खाता विकलन बैंक खाते से। बैंक वाला हमारे जमा धन पर ब्याज हमको देता है, बताइए? हाँ, ब्याज खाते से। वेरी गुड, ये होता है। तो ये कुछ एंट्रीज थी बैंक से संबंधित, और मैं समझता हूँ और कोई एंट्री तो है नहीं बैंक से संबंधित। क्या बोलते हो? सही बात है। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। इसके पश्चात हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा वाला? भट्टा वाला। अच्छा, पूंजी और आहरण वाला पढ़े थे। पूंजी और आहरण पढ़ लेते हैं। पूंजी का मतलब क्या होता है? जब व्यापार का मालिक जो कुछ भी व्यापार में लगाए, अपने घर से लगाए जो कुछ भी, क्या कहलाएगा वो? पूंजी। अपने घर से जो भी लगाए, जैसे व्यापार का मालिक क्या क्या लगाता है घर में? व्यापार में क्या क्या लगाएगा? रोकड़ और क्या कहते हैं वो लगाएगा ना, संपत्ति लगाएगा, है ना? क्या क्या लगाएगा?
रोकड़ और संपत्ति लगाएगा, ठीक। तो जो भी लगाएगा सब आ रहा है ना व्यापार में, रोकड़ खाता विकलन, माल लगा रहा तो माल खाता विकलन, संपत्ति लगा रहा संपत्ति खाता विकलन, व्यय भी लगा रहा तो व्यय खाता विकलन पूंजी खाते से। और व्यापार का मालिक जो कुछ भी निकालेगा अपने निजी उपयोग से तो क्या होगा, आहरण खाता विकलन, जो जा रहा है उसको समाकलन कर देना। समझ गए, ये सीखे थे। इसके पश्चात हमने सीखा था माल की वापसी से संबंधित। किसके बारे में सीखे थे, माल की वापसी से संबंधित। तो माल की वापसी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रय वापसी, दूसरी होती है विक्रय वापसी। क्रय वापसी जब खरीदा हुआ माल वापस करते हो क्रय वापसी, जब बेचा हुआ माल वापस आता है विक्रय वापसी। तो माल को फिर वहाँ क्रय वापसी और विक्रय वापसी के नाम से डिनोट करोगे। समझ गए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ राहुल को माल वापस किया तो एक कैसा वापसी है, आप वापस कर रहे हो, क्रय वापसी है। माल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो पाने वाला कौन है, राहुल। राहुल विकलन माल जा रहा है क्रय वापसी खाते से, क्या बोलेंगे, क्रय वापसी खाते से। माल को क्रय वापसी से डिनोट करोगे। और मान लो मैं बोलूँगा राहुल से माल वापस आया, भाई माल वापस आ रहा है, कैसा वापसी है, कैसा माल वापस आता है, विक्रय, बेचा हुआ माल वापस आता है। तो विक्रय वापसी खाता विकलन किससे, राहुल से। ये होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये होता है। इसके पश्चात हमने बट्टे वाली एंट्री देखे थे। बट्टा दो प्रकार का होता है, नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा हर प्रकार के लेन देन पे घटाया जाता है, जबकि नगद बट्टा सिर्फ नगद व्यवहारों पर घटाया जाता है। तो यार इसको तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। सूची मूल्य में सबसे पहले क्या घटाते हो, जनरली सूची मूल्य में क्या घटाते थे, व्यापारिक बट्टा। फिर आप क्या घटाते थे, नगद बट्टा, और फिर आप एंट्री कर देते थे। जैसे आप एंट्री करते थे क्रय कर रहे हो तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो रोकड़ खाता समाकलन हुआ तो बट्टा भी समाकलन होगा। या आप विक्रय करोगे तो रोकड़ खाता विकलन, तो फिर बट्टा खाता विकलन विक्रय खाते से। विक्रय वापसी, विक्रय बट्टे की, व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती, किसकी एंट्री होती है, नगद बट्टे की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, नगद बट्टे की एंट्री होती है। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसके पश्चात हम लोग बात करते थे किसकी, आपकी बट्टे का हो गया काम खत्म। फिर बट्टे वाला थोड़ा अच्छे से देख लेना ना, याद है ना कॉन्सेप्ट, नगद बट्टे पे, नगद व्यवहार पे ही नगद बट्टा दिया जाता है ना। अब बात किए थे पूंजीगत संपत्ति, पूंजीगत व्यय, इधर देखो पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय। पूंजीगत व्यय देखो दो प्रकार का होता है पेमेंट के आधार पे, एक पूंजीगत व्यय और एक आगमगत व्यय। आगमगत व्यय कौन, जो साल, ऐसा कोई भी व्यय जिसको करने के बाद उसका लाभ आपको मुश्किल से कितने समय मिलेगा, एक साल तक ही, एक साल तक मिलेगा, या एक साल से कम, या महीने भर के उसका लाभ मिलेगा। या जैसे बिजली बिल पटाते हो, बिजली बिल पटाए उसका लाभ कितने साल, कितने दिन तक मिलता है, एक महीने तक, एक महीने बाद फिर नया बिल आ जाता है। उसी जगह घर के लिए मशीन खरीद के लाते, उसका लाभ कई सालों तक मिलता है। तो जो कई सालों तक लाभ मिले उसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। जो एक ही साल लाभ मिले, एक साल से कम लाभ मिले, कुछ महीनों के लिए ही लाभ मिले, फिर वो व्यय करना पड़ेगा, आगमगत व्यय। कैसा व्यय, आगमगत व्यय। ठीक है, आप मुझे फीस देते हो, कैसा व्यय है आपके लिए, आगमगत व्यय, क्योंकि अभी फीस दिए फिर अगले महीना आपको देना पड़ेगा, या साल भर आपको देना ही पड़ेगा, नए अगले साल जाओगे फिर नया फीस देना पड़ेगा, आगमगत व्यय। डॉक्टर को फीस देते हो, आगमगत व्यय। ठीक है, मोबाइल खरीदते हो, पूंजीगत व्यय। बैग खरीदते हो, पूंजीगत। कपड़े खरीदते हो, पूंजीगत है भाई। कपड़े भी कम से कम 2-4 साल तो चलता है, भले नया खरीद लो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी 2-3 साल तो चले ही जाता है। ठीक है, आप लोग का जल्दी खत्म हो जाता होगा, अभी बढ़ रहे हो तो, है ना, बाकी बड़े हो गए तो आप लोग का भी अच्छा खासा चलेगा। अभी तो फिलहाल शरीर बढ़ रहा है ना, एक बार रुकेगा तो फिर रुक जाओगे। ठीक, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे आगमगत व्यय, पूंजीगत व्यय, समझ में आ गया। तो आगमगत व्यय के लिए अलग खाता खुलता है। जैसे कोई व्यय किया आपने, जैसे भाड़ा वाड़ा दिया, माल खरीदने पर भाड़ा दिया, कैसा व्यय है, भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्योंकि क्रय पर भाड़ा है, क्रय हमेशा करोगे तो भाड़ा भी हमेशा दोगे। क्रय क्या साल में एक बार करते हो, साल भर करते हो तो भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते। देखो भाड़ा खाता बाकायदा खुल रहा है, जबकि पूंजीगत में ऐसा नहीं होता। पूंजीगत में क्या होता है, जो व्यय आपने जिस संपत्ति पे खरीदा है, मतलब संपत्ति के क्रय करने के दौरान जो व्यय करते हो उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। संपत्ति क्रय करने के दौरान, जैसे मैं बोलूँगा मशीन के क्रय पर भाड़ा दिया, कैसा व्यय है ये, पूंजीगत है। तो वहाँ भाड़ा खाता विकलन नहीं होगा, मशीन का नाम आएगा। मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में, आ गया, दिमाग में बैठा लो। मशीन की स्थापना पर व्यय किए, कैसा व्यय है ये, मशीन की स्थापना पे व्यय किए, पूंजीगत है भैया। मशीन एक बार लगा रहे हो और स्थापना भी तो एक ही बार करोगे, पूंजीगत है। क्या एंट्री करोगे, हाँ, रोकड़ खाते से। ठीक है, मैं बोलता हूँ मोटरसाइकिल की मरम्मत कराई, आगमगत है भाई ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के क्रय करने के समय मरम्मत कराई, मोटरसाइकिल के क्रय करने के समय मरम्मत कराओगे वो पूंजीगत हो जाएगा, तब मोटरसाइकिल खाता विकलन रोकड़ खाते से होगा। लेकिन मोटरसाइकिल, मैं बोला सिर्फ मोटरसाइकिल पर मरम्मत कराए तो नॉर्मल मरम्मत हो गया, मरम्मत खाता विकलन रोकड़ खाते से तो रेगुलर रहता है। नहीं समझे,
ध्यान रखना, समझ गया आ गया कि नहीं आ गया। बाकी मेन डिटेल अगर देखना तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने व्यय के बारे में आपसे बात की थी, अदत्त व्यय पूर्धत व्यय, याद है? व्यय दो प्रकार का होता है, अदत्त व्यय और पूर्धत व्यय। अदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय जो देना बाकी है, यानी चालू वर्ष का व्यय था, चालू वर्ष बीत गया, हमने अभी तक नहीं दिया, कैसा व्यय है? अदत्त है। क्या फील हो रहा है? दायित्व की संपत्ति? दायित्व हमेशा क्या होता है? समाकलन की विकलन? समाकलन। दायित्व हमेशा क्या होता है? समाकलन होता है। समझ में आ गया? तो एंट्री क्या बनेगा? वेतन व्यय खाता विकलन अदत्त व्यय खाते से। दिमाग में बैठा लो, व्यय ये अदत्त व्यय है ना, दिमाग कैसे एंट्री कैसे याद रखोगे? ये अदत्त व्यय है, कैसा व्यय है? अदत्त व्यय। अदत्त व्यय हमेशा क्या होता है? दायित्व होता है, और दायित्व का शेष क्या होता है? समाकलन। तो ये तो कंफर्म हो गया अदत्त व्यय समाकलन होगा, ये कंफर्म हो गया अदत्त व्यय क्या होगा? समाकलन। तो फिर सामने वाला कौन होगा? जो व्यय होगा वो विकलन हो जाएगा। कॉमन सी बात है, नहीं समझे? मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, मैंने तो मैं भी भूल जाता, ठीक है। इसके बाद आती पूर्धत व्यय। देखो कोई भी चीज़ को याद रखने का ट्रिक अपन को इस्तेमाल करना पड़ता है। पूर्धत व्यय, पूर्धत व्यय का मतलब क्या होता है? अगले साल का व्यय आपने इसी साल क्या कर दिया? दे दिया। क्या फील हो रहा है? संपत्ति, और संपत्ति का शेष क्या होता है? विकलन। तो ये तो कंफर्म हो गया पूर्धत व्यय खाता क्या होगा? विकलन। फिर समाकलन कौन होगा? रोकड़ खाते से या फिर व्यय खाते से समाकलन हो जाएगा। डन। वैसे ही होता है आय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय होता है। उपार्जित आय मतलब अप्राप्त आय, ऐसा आय जो मिलना बाकी है। क्या होना बाकी है? मिलना बाकी, मिला ही नहीं अभी तक। कैसा आय है? उपार्जित आय है, मिलना बाकी है। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे इसके लिए? उपार्जित आय। क्या फील हो रहा है? संपत्ति की दायित्व? संपत्ति। संपत्ति हमेशा विकलन होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया उपार्जित आय खाता विकलन, और फिर आय खाते से। आय हमेशा समाकलन होता है आय खाते से। वैसे ही अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय मतलब अग्रिम आय, ऐसा आय जो पहले से मिल गया। सोचो ये क्या है? दायित्व की संपत्ति है? दायित्व, दायित्व समाकलन होगा, यानी अनुपार्जित आय समाकलन होगा। अनुपार्जित खाता क्या होगा? तो विकलन कौन होगा? रोकड़ खाता या फिर आय खाता? रोकड़ खाता विकलन या फिर आय खाता विकलन, किससे? अनुपार्जित आय खाते से। नहीं समझे? दिमाग बैठ गया? सोचना है, सोचना है, सोच लिए? ठीक। इसके पश्चात हमने अगला टॉपिक देखा था पूर्ण हिसाब वाला। जब भी पूर्ण हिसाब, सुन लो ढंग से, जब भी पूर्ण हिसाब की बात आए, चुकता की बात आए, या फिर पूर्ण भुगतान की बात आए, दिमाग में बैठा लेना क्या आने वाला है? बट्टा आने वाला है। क्या आने वाला है? समझ में आया? गलती किए थे इस बार टेस्ट में तुम लोग, कोई भी बट्टा नहीं डाला था, बहुत मारूंगा तुम लोगों को मैं। पूर्ण भुगतान जब भी लिखा रहे, हिसाब चुकता लिखा रहे, क्या आएगा दिमाग में? पट्टा, पक्का एंट्री में बट्टा होगा। ये दिमाग में बैठा लो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना हिसाब किताब देखना पड़ेगा। पुराना उसका क्या हिसाब किताब था? कितना देना था और कितना हमने वास्तव में दिया। जैसे मान लीजिए पुराने हिसाब किताब में उसको देना था 15,000 रुपये। कितना देना था? 15,000 रुपये देना था, परंतु हमने पूर्ण हिसाब में कितना लिख रहा है? 14,900 दिया। देखो हिसाब किताब कितने का था? 15,000 का था, लेकिन हम दे कितना रहे? 14,900। कितना नहीं दिए? पूर्ण हिसाब हो गया। बोले दोबारा भैया मत मांगना, 100 रुपये। कहाँ जाएगा? ये बट्टा जाएगा। क्या एंट्री करेंगे? पैसा दे रहे हैं ना, पैसा जा रहा है, नॉर्मल एंट्री सोचना। जैसे मान लो राहुल को अपन रोकड़ दे रहे हैं, क्या एंट्री करोगे? पूर्ण हिसाब में राहुल विकलन रोकड़ खाते से, बट पूर्ण हिसाब है, बट्टा भी आएगा। राहुल विकलन रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से। नहीं समझे? रोकड़ खाते में 14,900, बट्टा में 100, राहुल में 15,000। खत्म केस। ठीक। सेम वही पैसा रिसीव में होता है। जब आप पैसा रिकवर करेंगे या फिर क्या करेंगे? वसूल करेंगे या प्राप्त करेंगे, तो रोकड़ आएगा जाएगा। तो रोकड़ खाता विकलन, तो फिर बट्टा खाता विकलन राहुल से। समझ में आया बात? पूर्ण हिसाब में बेटा पुराना हिसाब देखना, नहीं देखोगे तो बिल्कुल तड़ा तड़ पड़ेगा। समझ में आ गया बात? नहीं आया समझ में? डन। डन करें? चलिए अगला हमने देखा था किसके बारे में टॉपिक? हानियों के बारे में टॉपिक देखा था। और हानि के केस में क्या होता है? समस्त हानियाँ क्या होती है? विकलन। क्यों बच्चों? समस्त हानियाँ क्या होती है? विकलन। तो जब भी हानि की एंट्री करोगे तो हानि में तो कंफर्म हो गया कोई भी चीज़ आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? जाएगा। हानि तो कॉमन सी बात है, संपत्ति की होती है। तो एंट्री क्या होती है? जिस कारण से हानि हुआ है, हानि खाता विकलन। जिस कारण से हानि हुआ है, जैसे अग्नि से हुआ है तो अग्नि से हानि खाता विकलन, और जो जा रहा है उसको समाकलन कर दो। अगर रोकड़ गया तो रोकड़ खाते से, माल गया तो क्रय खाते से, और संपत्ति गई तो संपत्ति खाते से। बस खत्म। सीधा एंट्री यही करोगे। जब भी हानि होगा यही एंट्री करोगे। जिस कारण से हानि हुआ हानि खाता विकलन, फलाना फलाना कारण से हानि खाता विकलन, जो जा रहा है उसको समाकलन कर दो। बात खत्म। डन यहाँ तक? ओके। कई बार ऐसा होता है कि हानि की हमको वापसी भी होती है, रिकवरी भी होती है। होता है कई बार कि भाई रोकड़ चोरी हो गया था, अब चोर पकड़ाया और हानि पैसा वापस मिल गया, तो सारा पैसा वापस मिल गया, तो जो आ रहा है उसको विकलन करो। अगर रोकड़ आ रहा है तो विकलन, माल आ रहा है तो क्रय खाता विकलन, संपत्ति आ रही तो संपत्ति खाता विकलन आ रहा है। अब वो जो हानि हुआ था उसको विकलन कर दिए थे, अब वो विकलन रहेगा क्या?
वो तो हानि बंद, फिर वो खाते क्या करोगे, बंद करोगे, तो क्या करोगे, समाकलन। तो फलाना फलाना से हानि खाता समाविकलन जो नहीं करे थे उसको क्या कर देना, समाकलन। समझ में आया, क्योंकि उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिल गया ना, तो वो विकलन क्यों रहेगा, उसको बंद कर दो। नहीं समझ आया, ठीक है, उसको क्यों खुला रखोगे, समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि संपूर्ण राशि की वापसी नहीं होती है, ये भी हमने देखा था, संपूर्ण राशि की वापसी नहीं होती। जैसे मान लो चोरी हुआ था 10,000 परंतु रिकवर हुआ 6,000 ही, कितना नहीं हुआ, 4,000। तब फिर ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री करते थे, जो आ रहा है उसको विकलन, जो नहीं आया उसको लाभ हानि खाता विकलन, सीखे थे ना, जो आ रहा है उसको विकलन, जितना नहीं आया वो लाभ हानि खाता विकलन, और वही फलाना फलाना खाते से हानि खाते से। ये तो कंफर्म है कि हानि खाता समाकलन ही होगा, ये तो कंफर्म है कि हानि खाता समाकलन ही होगा। समझ में आया, बैठा दिमाग में बातें, ठीक है, ओके, अच्छे से बैठ गया, ओके। कई बार क्या होता है, हम सामान का बीमा करा देते हैं, वस्तुओं का क्या करा देते हैं, बीमा। तो बीमा कंपनी अपन को देता है, तो अन्य प्रकार से बीमा कंपनी से वसूली हो रही है, किससे वसूली हो रही है, बीमा कंपनी से। तो सेम वही एंट्री बनेगा, बीमा कंपनी अब सीधा विकलन हो जाएगा, बीमा कंपनी खाता विकलन, जो हानि था वो हानि खाते से हो जाएगा, समाकलन बंद हो जाएगा हानि। बीमा कंपनी अगर पूरा पैसा नहीं देगा तो सेम वही कहानी, जितना दिया, जितना दे रहा है, स्वीकार कर रहा है, बीमा कंपनी खाता विकलन, जितना स्वीकार नहीं किया लाभ हानि खाता विकलन, किससे, हानि खाते से, फलाना फलाना से हानि खाते से। नहीं समझे, ओके। अब कभी बीमा कंपनी अगर दे दिया तो रोकड़ खाता विकलन, बीमा कंपनी खाते से, बात खत्म। नहीं आया समझ में, एकदम सिंपल साधारण साफ सुथरा, ऐसी एंट्री करना, बाकी दिमाग मत लगाना। समझ आ गया, तो ये हानि की वापसी की एंट्री थी, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात किया था, कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात किया था कल के क्लास में, कुछ अलग एंट्रीज के बारे में, जैसे कि पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज का मतलब क्या होता है, जब व्यापार का मालिक हमारे ऊपर व्यापार में पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो पैसा किसके पास है, हमारे पास है। ब्याज कौन देगा, हम देंगे। पूंजी पर ब्याज हमारे लिए क्या है, व्यय, और व्यय हमेशा क्या होता है, विकलन। क्या एंट्री बनेगी, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, किससे, पूंजी खाते से, वेरी गुड, पूंजी खाते से। और अगर आहरण पर ब्याज है तो आहरण पर ब्याज हमारे लिए क्या है, आय है, तो एंट्री क्या बनता है बच्चों, हाँ बोलो, रोकड़ खाता नहीं, आहरण खाता विकलन, आहरण पर ब्याज खाते से, इसको याद रखना है, ठीक है। पैसा डूब जाने की एंट्री सीखे थे, है ना, डूब गया पैसा, डूबत ऋण बोलो, अशोध ऋण बोलो, संदिग्ध ऋण बोलो, या प्राप्त ऋण बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। तो पैसा डूबेगा, अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, हानि हो गई। डूबत ऋण खाता विकलन, ग्राहक से, जो व्यक्ति पैसा नहीं दिया उसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समझ में आ गया। संपत्तियों पर ह्रास लगाते थे, संपत्ति का ह्रास का मतलब क्या होता था, संपत्ति मूल्य में जो कमी आती है उसको ह्रास बोलते हैं, एक तरह का व्यय है, और व्यय हमेशा क्या होता है बॉस, विकलन। तो क्या एंट्री बनेगा, ह्रास खाता विकलन, जो क्या जा रहा है, संपत्ति जा रही, संपत्ति खाते से जो जा रहा है उसको लिख देना, ठीक है। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। इसके अलावा हमने बोला था कि कोई व्यक्ति हमारा 10,000 का देनदार है, उससे 60 पैसे की दर से वसूली हुई, 60 पैसे, तो क्या मानना उसको, परसेंट मान लेना, 60% वसूल हुआ, जैसे 10,000 उसमें 60% वसूल हुआ तो उसको ले लेना। समझ में आ गया। तो क्या लिखोगे, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, बट्टा नहीं, डूबत ऋण खाता विकलन, जो बंदा है उसका नाम लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये एंट्री करते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक नया चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ तक खत्म हो गया हम लोग का टॉपिक। एक बात और बता दे रहा हूँ तुम लोग को, जल्दी से देख लो। जैसे मैं बोलता हूँ आयकर का भुगतान किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा, आयकर भुगतान का, आयकर भुगतान कर रहे हो, क्या एंट्री होगा बताओ, आयकर भुगतान का, आयकर भुगतान कर रहे हो। आयकर जो होता है ना वो पर्सनल निजी व्यय होता है, पता है, सुन लो, आयकर जो होता है निजी व्यय होता है, इसका हमेशा याद रखना, एंट्री बनेगा आहरण खाता विकलन। क्या लिखेंगे, आहरण खाता विकलन, किससे, रोकड़ खाते से। आयकर हमेशा आहरण लिखना, क्या लिखोगे, क्योंकि ये निजी व्यय है। आयकर जो है ना व्यापार नहीं देता है, व्यापार का मालिक देता है, क्योंकि लाभ किसको होगा, व्यापार के मालिक को, तो व्यापार का मालिक देता है, इसलिए आहरण खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। तो आज हमारा रिवीजन क्लास क्या हुआ, फिनिश। कल से बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।